क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर में अभी हमें वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम का जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से क्या कनेक्शन होता है। तो चलिए बताइए फटाफट मुझे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा होता है। ठीक है, आसान सा आंसर क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको मालूम है। ठीक है, चलिए पर फिर भी कमेंट में लिख भेजिएगा। तो बेटा पिछली क्लास में हम देख रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और हमने बात की थी हाइपोथैलेमस की। हमने बात की थी उस ग्लैंड के बारे में जो हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको वो कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए तो पिछली क्लास में हमने बात किया था बेटा कि वास्तव में हार्मोन्स क्या होते हैं, किस तरह के केमिकल को हम हार्मोन कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हार्मोन्स बेसिकली जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन होते हैं और इसकी डेफिनेशन को ब्रॉड करते हुए हमने कहा था कि कई बार ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कुछ सेल्स भी केमिकल रिलीज करती है और ये केमिकल भी सेल इम्यूनिटर के समान, सेल को इंफॉर्मेशन देने वाले एजेंट के समान काम करते हैं और इन केमिकल्स को भी हम हार्मोन की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने आपको कहा था, पूछा था आपसे मैंने कि रेनिन कहां से निकलता था। आपने कहा था कि आपने आंसर दिया, लिख भेजा आपने कमेंट के अंदर, आपने आंसर लिख के भेजा था कि सर ये जक्स्टाग्लूमरल एपरेटस से निकलता है। ठीक, तो हमने ये पढ़ा हुआ है किडनी से निकलता है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हार्मोन केवल और केवल एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकले, कई सेल्स ऐसी होती है जो हार्मोन के समान केमिकल्स को रिलीज करती हैं। क्लियर? चलिए, तो यदि हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, जो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, तो मैंने आपको कहा कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड जो है ये हमारे हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। के नेक वाले पोर्शन में प्रेजेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है और चेस्ट वाले पोर्शन में एक ग्लैंड जो प्रेजेंट है वो थाइमस है। एब्डोमेन वाले हिस्से में जो है पेंक्रियास का जो है वो एंडोक्राइन पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ठीक ऊपर होती है और हमने कहा पेल्विस वाले पार्ट में जो है वो फीमेल्स में ओवरी है और मेल्स में जस्ट जो है बिलो दी पेल्विस एरिया देयर इज ए टेस्टिकल वहां पाए जाते हैं। प्लासेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के समान काम करता है, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के समान काम करता है, बट इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ठीक है ना? तो हमने पिछली क्लास में इन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी बात किया था हमने और हमने देखा था हाइपोथैलेमस को। और मैंने आपसे कहा था बेटा कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है, हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। और याद है ना आपको कि हमने फोर ब्रेन पढ़ा था, हमने कहा था सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जिसके पास में जिसके पास में जो है न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन होते हैं जो केमिकल को सिक्रेट करते हैं और वही केमिकल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हाइपोथैलेमस, जो मैं आपसे पूछा था उसका आंसर दे रहा हूं, हाइपोथैलेमस वो हिस्सा होता है जो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि आपका यदि स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आप तनाव में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो उससे आपके हार्मोन्स के अंदर भी जो है वो फर्क देखने मिलता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो किसी ना किसी प्रकार से जो है आपके एंडोक्राइन सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करता है और उसका एक कनेक्शन मौजूद है, वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो उससे निकलने वाले हार्मोन्स क्या होते हैं, दो कैटेगरी में रखा था बेटा इसको हमने। एक हमने कहा था कि ये प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं कि जो रिलीजिंग हार्मोन इनको हम बोलते हैं, और एक इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन के लिए, जबकि जो है वो बाकी हार्मोन में देखा वो क्या हमें दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, वो है रिलीजिंग हार्मोन। जैसे कि मैंने आपसे कहा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हुआ, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हुआ, जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड जो है वो रिलीजिंग हार्मोन हुआ के, फिर हमने कहा पे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हुआ यहाँ पे के। क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हुआ, है ना? तो ये सब हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है बेटा। और मैंने आपसे कहा ना हाइपोथैलेमस के दो ऐसे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से बनते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से बाहर निकलते हैं, पिछले हिस्से से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो है एडीएच और ऑक्सीटोसिन।
ठीक है, क्लियर। पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में बात करके फिर मैंने आपसे कहा था बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने आपसे कहा था, ये आप याद रखेंगे, आईएमपी है स्ट्रक्चर ये के। तो अब देख काम करते हैं, इसकी लेवलिंग वाला क्वेश्चन खड़ा करते हैं यहाँ पे हम के। तो हमने कहा कि आप देखिए मैं इसको जो है वो आपको लेवलिंग करना होगा इसका। मैं आपके सामने ही इसको मिटा रहा हूँ, कायदे में मुझे पहले ये काम कर लेना चाहिए था पर मैं भूल गया, तो मैं अब आपके सामने ही इस काम को कर रहा हूँ और आपको इसको डायग्राम को लेवल करना है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हमने कहा कि ए क्या पार्ट है, बी क्या पार्ट है, सी क्या पार्ट है, डी क्या पार्ट है और ई क्या पार्ट है, ये आप लेवलिंग कर लेंगे, क्लियर। और याद रहना चाहिए बेटा के मतलब ये जो डायग्राम है ना, क्योंकि देखो जो भी डायग्राम एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ना वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा 99.99%। फिजियोलॉजी के अंदर डायग्राम आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा बेटा, इसलिए बिल्कुल एक हर डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो है वो आपने एनसीईआरटी में देखा है और उसका लेवलिंग जो है वो कैसे करना है, ठीक है ना। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको हम, मास्टर ग्लैंड होती है और ये पूरे के पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कई बार कि संगीत बजता है जब कि यूरोप में और जनरली हम देखें बड़े फंक्शंस में जब कभी म्यूजिक प्ले होता है तो एक व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा टीवी में देखा होगा आपने, एक व्यक्ति होता है जो बाकायदा ऊपर नीचे अगर इशारा करता है, बाकी सब लोग जो है गिटार बजा रहे होते हैं या जो है तमाम तरह के इक्विपमेंट को वो बजा रहे होते हैं। एक व्यक्ति जो है सबको टेम्पो कम करना है, बढ़ाना है, वो सब चीजों को इशारा करता रहता है, ठीक है। तो वो समझ लीजिए आप कि वो व्यक्ति है पिट्यूटरी ग्लैंड और बाकी सारे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का फाइनली कंट्रोल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपको ब्रेन दिखाई पड़ रहा है, ब्रेन में हम हाइपोथैलेमस देख रहे हैं और हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड और ये कनेक्टेड होता है थ्रू ए स्टॉक, एक पतले से आधार ग्रंथ के थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होता है और उसे बोलते हैं इनफुंडिबुलम। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनफुंडिबुलम, वर्ड का हम यूज करते हैं इनफुंडिबुलम कहते हैं इसे हम, के पतला सा स्टॉक होता है जो हाइपोथैलेमस को जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करता है। देखिए ना क्या लिखा है, देखते हैं इसमें। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं, आईएमपी, ठीक है। याद रखिएगा बेटा आपके स्कल के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक छोटी सी बोनी कैविटी के अंदर होती है, उस कैविटी को हम सेला टर्सिका कहते हैं और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है बाय ए स्टॉक और इस स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, इनफुंडिबुलम कहते हैं इसको, इस स्टॉक को हम बोलते हैं इनफुंडिबुलम कहते हैं इसे हम, है ना। दोबारा लिख रहा हूं उसको मैं ताकि आप भूल ना जाए, है ना, ठीक है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। मेरी बात बड़े ध्यान सुनेंगे आपके, एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली ये, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, ठीक है। मतलब पीयूष ग्रंथि का या पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस, पिछला है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब सोचिए, ध्यान से सोचिए और बताइए मुझे कि न्यूरोहाइपोफाइसिस को हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहा। हाइपोथैलेमस के नीचे है और इसमें न्यूरल सप्लाई मेंटेन है के, इसमें अभी भी जो नर्व है, जो हाइपोथैलेमस की नर्व है, जो सिक्रिटरी न्यूरॉन्स हैं, जो हाइपोथैलेमस के सिक्रिटरी न्यूरॉन्स हैं, वे सीधे सीधे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में पहुंचते हैं, इसलिए हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस का, बिकॉज इट इज हैविंग न्यूरॉन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ एडीएच एंड द ऑक्सीटोसिन के। तो ये जो इसके पास में जो केमिकल्स हैं वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे होते हैं के, और ये हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक आते हैं, इसलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं के। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनो मतलब आगे वाला, तो एडिनोहाइपोफाइसिस वो हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे तरफ होता है, क्लियर, ठीक है। चलिए फिर देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं इमेज के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है एक बोनी के, आइए हम देख इमेज को थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। हमने कहा ये बोनी केज है, ये बोनी केज है, इस बोनी केज में एक अंदर डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हमने धसे हुए हिस्से को क्या बोला, इसको हमने बोल दिया सेला टर्सिका बोला हमने, दिस इज दी सेला टर्सिका। हम देख रहे हैं ये जो दिखाई पड़ रहा है हमें, ये सेला टर्सिका के, तो सेला टर्सिका के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है हमें पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई पड़ रही है। तो एक डिप्रेशन जो आपके बोनी स्कल के अंदर है उसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। देखिए ध्यान से,
अब आपको बिल्कुल एक्चुअल इमेज दिखा रहा हूं मैं। आप देखिए, वास्तविक इमेज देखिए कि आपका स्कल देखो, ये क्या है, निचला है ना, स्कल का निचला हिस्सा, स्कल का निचला हिस्सा है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें कि फोरामेन मैग्नम दिखाई पड़ रहा है आपको के, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको ये दोनों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, स्फिनॉइड बोन आपको जो है स्फिनॉइड बोन दिखाई पड़ रहा है के, आपको ये स्फिनॉइड बोन दिखाई पड़ रहा है, स्फिनॉइड बोन दिखाई पड़ रहा है के, ये इथमाइड बोन है के, ये देख रहे हो आप, ये है, दिस इज दी सेला टर्सिका, दिस इज दी सेला टर्सिका, ठीक है, एक धसा हुआ सा हिस्सा, इसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। इसके अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना, ब्रेन के निचले हिस्से में। देखिए ना, पॉइंटर हम थोड़ा ठीक से मार्क करते हैं कि ये सेला टर्सिका को बता रहा है, ये पॉइंटर बता रहा है हमको सेला टर्सिका, दिस इज दी सेला टर्सिका। यदि इसकी हम बाउंड्री डिफाइन करें ऐसे, तो हम बोलेंगे ये इस प्रकार से जो है हमको ये बाउंड्रीज की ये दिखाई पड़ रही है, दिस इज दी सेला टर्सिका, है ना, ठीक है, क्लियर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड is a small structure at the base of the brain, at the base of the brain, not on the top of the brain, at the, भाई देखो, हाइपोथैलेमस के नीचे है, मतलब फोरब्रेन का सबसे निचला हिस्सा क्या है, वो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है के। तो हमने क्या बोला, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के आधारी हिस्से में होता है, बेस ऑफ द ब्रेन पर होता है, मतलब कहां होता है, ब्रेन के आधारी हिस्से में होता है, बेस ऑफ द ब्रेन पर हमको ये देखने मिलता है कि विच रिलीजेज ए वाइड वैरायटी ऑफ हार्मोन दैट इन टर्न कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडीज अदर हार्मोन ग्लैंड के। मतलब ये जो है, आप इमेज में ध्यान से देखिए, कहां दिखाई पड़ रहा है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये हम देख रहे हैं, ये मैंने रेड से मार्क कर दिया, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, ब्रेन के बेस में आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये मास्टर ग्लैंड होती है जो बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल करती है, क्लियर। देखिए आप, है ना, तो हम हाइपोथैलेमस, देन इंटरपिट्यूटरी, पोस्टरपिट्यूटरी, और जो कनेक्टिंग जो हिस्सा है वो क्या है, वो है इसका इनफंडिबुलम, है ना बेटा। और इन दोनों के बीच में एक पतला सा, तो रूडिमेंट्री फॉर्म में होगा, रूडिमेंट्री फॉर्म में होगा पतला सा, क्योंकि ये पतला सा हिस्सा हमने कहा यहाँ पे, ऐसे इसको मार्क करते हैं, अलग कलर का पेन लेता हूं मैं, यहाँ पे एक पतला सा हिस्सा होगा, एक रूडिमेंट्री मार्क के रूप में दिखाई पड़ेगा, ये हिस्सा कहलाएगा बेटा, ये होगा के मिडिल पिट्यूटरी, ठीक है ना, मिडिल पिट्यूटरी इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम पार्स इंटरमीडिया कह सकते हैं, इसको हम मिडिल पिट्यूटरी ये कहलाता है, ठीक है। और ये एडल्ट के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो रूडिमेंट्री फॉर्म में होता है, एडल्ट के अंदर इसका ये जो है वो कम डेवलप होता है एज कंपेयर टू द इन्फेंट, क्लियर। देखिए ना, तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ब्रेन के अंदर, देखिए बड़े ध्यान से इमेज को देखिए, और कई सारी बातें ये इमेज क्लियर करता है बेटा के, और एकदम समझते हुए चलना है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में होता है कि कोर्स को जल्दी पूरा कर लें, रट लें रट लें रट लें, अरे रटने से काम बनेगा ही नहीं। आप जो लेक्चर सुन रहे हो उसको वहीं समझ लो, वहीं याद कर लो उसको, आपके वही दिमाग में रहना चाहिए पिक्चर आपके, तो हमेशा जो है वह कभी एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। देखो इमेज को ध्यान देते हैं कि ब्रेन के बेसल पोर्शन में आपको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई पड़ रहा है आपको। आप देख रहे हो कि हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है, वे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सीधा ब्लड में जाते हैं, और ब्लड के थ्रू जो है, ब्लड की कैपिलरी के थ्रू वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भाग में पहुंचते हैं। तो आप देखिए, आपको कैपिलरी का जाल दिखाई पड़ रहा है, हाइपोफाइजल पोर्टल वेंस, देयर इज अ पोर्टल सिस्टम आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सप्लाई कर रहा था। आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस से जो ब्लड है उसकी बारी बारी कैपिलरी पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से में आई, मतलब हाइपोथैलेमस के जो रिलीज हार्मोन होते हैं वो थ्रू ब्लड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं। जबकि आप देख रहे हो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टर हिस्से में क्या होगा कि न्यूरॉन्स का सीधा सप्लाई होगा वहां पे, ठीक है, क्लियर। तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं, इनफंडिबुलम देख रहे हैं, और इनफंडिबुलम के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है, मेनली उसमें जो है वो आप देख रहे हैं पोर्टल वेन का सप्लाई प्रेजेंट है, और न्यूरॉन्स वहां से आते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं आपके, और ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्लियर। देखिए हम इमेज को देख रहे हैं बेटा, पे हम क्या देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा इनफंडिबुलम दिखाई पड़ रहा है, और पास में ही आपको ऑप्टिक क्याज्मा दिखाई पड़ रहा है। ऑप्टिक क्याज्मा क्या काम करता है, हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इनफंडिबुलम में। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको पोस्टेरियर और एंटेरोपिट्यूटरी दिखाई पड़ रहा है। एंटेरोपिट्यूटरी में आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, जहां पे ऊपर वाला हिस्सा है वो पार्स ट्यूबरलिस, इसमें फिर आपको देख रहे हैं पार्स डिस्टलिस दिखाई पड़ रहा है आपको एक हिस्सा इसका, और एक बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है वो पार्स इंटर
इंटरमीडिया है जिसको हम जो है मिडिल पिट्यूटरी के समान मान सकते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आप देख रहे हैं कि इन्फंडिबुलर स्टॉक दिखाई पड़ रहा है आपको, और पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा का मतलब है बेटा कि चूंकि न्यूरॉन्स जो है हाइपोथैलेमस के यहां पर आए इसलिए इसको पार्स नर्वोसा कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटा जो है जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूंगा कि ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जिपमर में इस तरह की टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी गई है, नीट में नहीं पूछी गई है, एम्स में जो है पहले पूछा जाता था, अभी पिछले कुछ सालों से नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो हिस्सा होता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पार्स नर्वोसा, ठीक है। पार्स का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, हिस्सा। नर्वोसा मतलब नर्व की सप्लाई वाला हिस्सा। तो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स जो है यहाँ पर जो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स है वो यहाँ पर आते हैं, इसलिए पार्स नर्वोसा कहा है इसको हमने, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में आपने देखा कि एक हिस्सा पार्स ट्यूबरलिस है जो ट्यूब के समान पतला दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है। और एक हिस्सा इसका क्या है, पार्स इंटरमीडिया है, जो वास्तव में जो है जो पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच वाला एक कनेक्टिंग पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। और एक जो दूसरा हिस्सा उसे हमने पार्स डिस्टलिस कहा हमने। और फिर आप देख रहे हैं सेला टर्सी का में आपको जो है वो एक जो है वो जो डिप्रेशन दिखाई पड़ता है सेला टर्सी का, इस किस बोन में होता है, सेला टर्सिका इज इन दी स्फेनाइड बोन ऑफ द स्कल। ये छोटे छोटे डिटेल भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये जैसे उसने बोन के बारे में पूछ लिया तो क्वेश्चन किसका बन गया बेटा, क्वेश्चन बन गया ये स्केलेटल सिस्टम का क्वेश्चन बन गया। तो एक्चुअली में जो सेला टर्सिका है वो स्फेनाइड बोन में होता है, कहां होता है वो, स्फेनाइड बोन में डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हाइपोफाइजल फोसा बोलते हैं, ठीक है। इस डिप्रेशन को, इस धसे हुए स्थान को हम हाइपोफाइजल फोसा कहते हैं। ये जो चीजें हैं ये बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी मेंशन है ना बेटा, और याद रखना है हमको। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो सेला टर्सिका है वो कहां है, स्फेनाइड बोन में है, और जो फोसा है धसा हुआ हिस्सा उसे हाइपोफाइजल फोसा कहा हमने उसे, ठीक है, क्लियर। अब आपको जो है वो ब्रेन के अंदर सर्कल ऑफ विलीज देखने मिलेगा, ब्रेन में आपको सर्कल ऑफ विलीज देखने मिलेगा, बकायदा एक सिस्टम होगा आपको जो सर्कल ऑफ विलीज जो पिट्यूटरी ग्लैंड के चारों ओर से घूमता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए गौर से कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ठीक है ना, देख रहे हैं आपके। और आप देख रहे हैं कि आपको ये पूरा सप्लाई देखिए, इसमें एक तब सर्कल ऑफ विलीज बना है, पूरा सप्लाई दिखाई पड़ रहा है। और कई बार क्या होता है, कई बार जो है व्यक्ति की जो है किसी चोट लगने पर इमीडिएट डेथ हो जाती है, कई बार जो है वो बड़ी गंभीर कंडीशन हो जाती है उसकी, इसके पीछे कारण ये होता है कि सर्कल ऑफ विलीज की जो आर्टरीज है वो रप्चर हो गई होती है, वो फूट गई होती है, ठीक है, जिसके चलते पूरा सप्लाई ब्रेन के अंदर रुक गया होता है। तो सर्कल ऑफ विलीज इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वाइटल पार्ट में से एक है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपको, और ये पूरा चारों ओर से पिट्यूटरी ग्लैंड को ये घेर रहा होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या देखा, हमने हाइपोथैलेमस देखा, इन्फंडिबुलम देखा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखा हमने, एंटीरियर पिट्यूटरी को देखा हमने, तो एकदम दिमाग में इतने सारे मैंने आपको इमेजेस दिखा दिए हैं, ये तस्वीर एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। स्फेनाइड बोन के अंदर डिप्रेशन, हाइपोफाइजल फोसा, ठीक है ना, इन्फंडिबुलम क्या होता है ना बेटा, याद रहेगा ना। चलिए अब आते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस में होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टलिस और दूसरा पार्स इंटरमीडिएट, के याद रखिएगा। पार्स इंटरमीडिएट को हम मिडिल पिट्यूटरी भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। पार्स डिस्टलिस को हम जो है एंटीरियर पिट्यूटरी कह सकते हैं। यदि हम पार्स इंटरमीडिएट को हम बोल रहे हैं मिडिल पिट्यूटरी, तो पार्स डिस्टलिस क्या हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, ओके। तो पार्स डिस्टलिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा है, ये जो इसे हम कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, वेरी वेरी आईएमपी के। और बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसको बोलोगे, पार्स नर्वोसा के, पार्स नर्वोसा कहलाएगा क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाएगा के, पार्स नर्वोसा को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे हम के। तो मैंने क्या कहा, पार्स डिस्टलिस जो है वो पिट्यूटरी जो है वो ग्लैंड का भाग होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है, ये गोनाडोट्रोपिन मतलब एलएच और एफएसएच को ये रिलीज करता है, ठीक है। तो ये वो हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से निकलते हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ हार्मोन के, कौन सा हार्मोन कहां से निकलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है बेटा, ग्रोथ हार्मोन निकलता है इससे, प्रोलैक्टिन निकलता है इससे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है इससे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इससे निकलता है, ठीक है। इससे बेटा जो है वो एलएच निकलता है और एफएसएच निकलते हैं, ठीक है। जबकि
जो मिडिल पिट्यूटरी है पार्स इंटरमीडिया, उससे निकलने वाला जो हार्मोन है, केवल एक हार्मोन निकलता है, वो होता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है एंड मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो एमएसएच है, जो है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कहां से निकलता है? पार्स इंटरमीडिया से या मिडिल पिट्यूटरी से निकलता है। वो देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान, अब बिल्कुल फोकस कीजिए इस इमेज पर के। आप देख रहे हो कि आपको न्यूरो सेक्रेटरी सेल दिखाई पड़ रही है, मतलब जहां न्यूरो सेक्रेटरी सेल दिखाई पड़ रही है, ये हिस्सा क्या है बेटा? ये हिस्सा है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हैं कि थ्रू ब्लड उसने रिलीज फैक्टर को रिलीज किया उसने, तो रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से निकलकर थ्रू ब्लड सप्लाई कहां पर आ गए? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से में आ गए, एडिनो हाइपोफाइसिस में आ गए। क्लियर, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा जहां पर जो है एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, हम एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करें, मतलब हम बात कर रहे हैं किसके? अभी हम बात कर रहे हैं बेटा पार्स डिस्टलिस की बात कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी या पार्स डिस्टलिस से निकलने वाले हार्मोन क्या है? टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड को जाकर स्टिमुलेट करता है T3 और T4 को निकालने के लिए, एंड थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन किस अमाउंट में निकालना चाहिए उसका कंट्रोल करता है टीएसएच। फिर होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो एसिटिस होता है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है हार्मोन को निकालने के लिए। एफएसएच और एलएच जो होते हैं वो टेस्टिस पर, ओवरी पे जाके काम करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी पर काम करता है, बोन्स पे काम करता है, मसल्स पे काम करता है और पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर प्रोलैक्टिन जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है मैमल्स में, और प्रोलैक्टिन जो है मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है और ये मिल्क के केस के लिए, और स्पेशली इट इज मोर इंपॉर्टेंट इन मदर्स, ठीक है। फिर एंडोर्फिन जो होते हैं, दरअसल जिसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, कि कुछ केमिकल है जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, ये ब्रेन में, ये वास्तव में जो है वो जो है जो पेन रिसेप्टर पे काम करते हैं। ये वो केमिकल होते हैं जो दर्द के सहने की क्षमता को बढ़ाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं ये ब्रेन से निकलने वाले, इनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, ठीक है। देखिए आप ना, आप देख रहे हैं आपके सामने इमेज में दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ आप देख रहे हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पोस्ट जो है वो आपने कहा कि ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को आप यहां पर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं आप कि एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने क्या निकाला? टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एंडोर्फिन के। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो वहां पर देखो आप गौर से देखिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का देख रहे हो आप कि हाइपोथैलेमस से जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं उनका पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो कहां आया हुआ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आया हुआ है, एंड थ्रू ब्लड नहीं आया, वो सीधा डायरेक्ट अंदर आया और वहां से वो केमिकल रिलीज कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बिल्कुल एकदम मैं बार बार रिपीट करता हूं कई चीजों को बेटा ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए एकदम के। तो मैंने क्या देखा? मैंने कहा हाइपोथैलेमस है, और जो हाइपोफाइजल स्टॉक होता है ना बेटा, इसी को हम इनफंडीबुलम बोलते हैं, इसी को हम इनफंडीबुलम, इसका दूसरा नाम होता है हाइपोफाइजल स्टॉक, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं बेटा? आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और दोनों के बीच में आपको पार्स इंटरमीडिया मिडिल पिट्यूटरी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। याद रखिएगा ह्यूमंस के अंदर पार्स इंटरमीडिया जो होता है पूरी तरीके से लगभग जो है वो पार्स डिस्टल्स में मर्ज होता है, यानी अलग से आप पिट्यूटरी ग्लैंड को इसको देखेंगे, डिसेक्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वो मर्ज हो चुका होता है, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है पार्स नर्वोसा, हम बात कर रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की, हम बात करें बेटा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इसे पार्स नर्वोसा कहते हैं। और मैंने आपको बताया बेटा पार्स नर्वोसा क्यों बोला हमने? नर्व डायरेक्ट इसके अंदर आ रहा है, कहां से? हाइपोथैलेमस से। हमने इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोला? क्योंकि नर्व डायरेक्टली आ रहा है हाइपोथैलेमस से, यहां पर आ रहा है, ठीक है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ये स्टोर करता है, रिलीज करता है दो हार्मोन को जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ठीक है ना, ठीक है, जिसको हम बेटा वासोप्रेसिन को हम एडीएच भी, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली कहां बनते हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और ये वास्तव में एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस में पहुंचते हैं, फिर वहां से ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन वास्तव में एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस, वास्तव में हाइपोथैलेमस इसको बनाता है और एक्सॉन के थ्रू ये न्यूरो हाइपोफाइसिस तक पहुंचते हैं, वहां से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं बेटा आप?
Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. Number 1, hypothalamic neurons synthesize oxytocin and ADH. Number 2, oxytocin and ADH are transported along the hypothalamic hypophyseal tract to the pituitary. Oxytocin, number 3, oxytocin and ADH are stored in the axon terminal in the pituitary. Number 4, oxytocin and ADH are released into the blood when hypothalamic neurons fire. के जब hypothalamic neuron कहेगा निकालने को तब ये केमिकल बाहर निकलेंगे. ठीक है, देखिए आप है ना, बिल्कुल साफ साफ एक एक स्टेप को साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि स्टेप 1 कहां होता है, स्टेप 2 कहां होता है, स्टेप 3 कहां होता है, स्टेप 4 कहां होता है. ठीक है ना, क्लियर. देखिए ना, हमने क्या देखा, हाइपोथैलेमस से सीधा सप्लाई अंदर आया और यहां से फिर जो है वो पोस्टीरियर से जो है वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है. एडीएच कहां काम करता है बेटा, एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करता है आपके किडनी में, काम करता है किडनी में, काम करता है किडनी ट्यूब्यूल्स पर, और वहां भी मेनली कहां काम करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है और जो है वो डीसीटी पर काम करता है. मेनली कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पर ये काम करता है. और ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन मसल पे काम करता है, मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है. और ऑक्सीटोसिन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं जो आपको मैं आगे बतलाऊंगा. ठीक है, चलिए. ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. अब देखिए, अब हम कौन सा हार्मोन कहां से निकलता है, किस हिस्से से निकलता है, वो हम समझ चुके हैं. अब जो ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होने से क्या होगा कि एबनॉर्मल ग्रोथ होगा बॉडी का और इससे जाइनेटिज्म होगा. यानी कई लोग आपने देखे होंगे, जैसे हम बात करते हैं खली की बात करें, खली को जानते हैं आपके, अरे खली के बारे में सुना होगा ना आपने, गूगल कीजिएगा मालूम चलेगा आपके. तो खली जो है वो आपने लंबे तगड़े पहलवान है, WWE क्या होता है, जिसमें जो है ना लोग एक दूसरे को मारते ही मारते हैं, बात नहीं करते, जैसी कोई बात करना शुरू हुआ मारना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अब अजीब तरह के शौक होते हैं, लोग देखते भी हैं बड़े मजे मजे में. तो जो उस तरह का, तो वहां पे आप देख, तो खली को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन से जिस तरह की बॉडी डेवलप होती है, एक्चुअली वैसी बॉडी डेवलप होती है. जिसमें कि चेहरा आपका लंबा हो जाता है, चिन बाहर की ओर निकल आता है, आपके हाथ की का ये जो आपकी लंबाई बढ़ जाती है पूरा अटके, तो पूरी बॉडी एक साथ वो बढ़ जाती है. और ये होता है आपको इसे बोलते हैं जाइनेटिज्म कहते हैं. तो एबनॉर्मल रूप से बॉडी की ग्रोथ होती है इसमें के, और व्यक्ति की हाइट सामान्य से कैसे अधिक हो जाती, काफी अधिक हो जाती है. देखो ऐसा नहीं, कोई आदमी यदि आपकी क्लास में है, जिसकी कोई बॉय या गर्ल आपकी क्लास में जिसकी हाइट मान लो 5 फीट 8 इंच से, लड़का है 5 फीट 8 इंच का है, 5 फीट 12 इंच के, या मैंने कहा 6 फीट का है, 6 फीट 2 इंच का है, तो वो जाइनेटिज्म नहीं, वो टॉल है, नॉर्मल टॉल है. लेकिन कोई 6.5 फीट, पौने 7 फीट का है, तो मतलब वो नॉर्मल है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल बॉडी साइज जो है वो जो है तकरीबन 6 फीट 2 इंच की, जो मैक्सिमम यूरोपियन में देखने मिलता है वो साइज है. तो कई बार, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन जो है वो कॉन्टिनेंट वाइज भी चेंज होती है. किसी हम जापान में कोई आदमी 6.5 फीट का दिख रहा है, मतलब जो निश्चित सी बात है कि उसके ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ है. लेकिन यूरोप में सब 6 फीट के दिखाई पड़ रहे हैं, 6 फीट 6.5 फीट के, 6 फीट 2 4 3 4 इंच के, तो वहां नॉर्मल है वो चीज के. तो डिपेंड भी करता है एक्चुअली कि किस तरह के जीन्स आपकी बॉडी में है उस पर. लेकिन यदि हम देखें कि ओवर सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, उससे बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जाइनेटिज्म होता है. और यदि लो सिक्रेशन होता है, कम सिक्रेशन होता है, तो बॉडी की ग्रोथ जो है कम हो जाती है और इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं. याद रखिएगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में जो है वो इंटेलेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है, व्यक्ति इंटेलिजेंट नॉर्मल व्यक्ति होता है, केवल उसकी हाइट कम रह गई है. क्लियर. जबकि यदि हम देखेंगे दूसरे टाइप के डॉर्फिज्म जो थायराइड से जुड़े हुए देखेंगे, वहां हम देखेंगे वहां पे इंटेलेक्ट पे भी फर्क पड़ता है. तो अभी हमने क्या कहा आपसे, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. प्रोलैक्टिन. अब प्रोलैक्टिन किस पे काम करता है, मैंने आपसे कहा मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, और ये मिल्क के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये मैमल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक रूप से मिलने वाला हार्मोन होता है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कहां काम करता है, ये थायराइड हार्मोन ग्लैंड पे काम करता है और थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है. और थायराइड ग्लैंड जो है, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड टू मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का जो उपापचय दर है, मेटाबॉलिज्म में, उसको मेंटेन करने में थायराइड हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो देखिए
यदि ग्रोथ हार्मोन का राइट अमाउंट निकलेगा। देखिए आप देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, देख रहे हैं इमेज में जो ग्रोथ हार्मोन को बनाता है, तो देखिए क्या लिखा है, राइट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन के, ग्रोथ हार्मोन का सही अमाउंट निकला तो हाइट इस तरीके दिखाई पड़ रही है कि टू मच काफी अधिक निकला तो आप देखें हाइट काफी अधिक बढ़ गया, ऊंचाई काफी अधिक बढ़ गया है, और टू लिटिल तो हाइट कम रह गया है। तो कई बार हम कहते हैं ना बोनाट के एक व्यक्ति जो है उसकी हाइट कम है, बोना है कि ड्वार्फ है, और लेकिन वो इंटेलिजेंट है, वो ठीक है इंटेलिजेंट है, तो मतलब वो बेसिकली इज द केस ऑफ द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है ना। देखिए अपना देख रहे हैं हम कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो मसल की ग्रोथ में रोल प्ले करता है, ठीक है, लिवर के थ्रू काम करता है, और उससे जो है वो आप देखेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं लिवर से जो बोन की ग्रोथ में भी रोल प्ले करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ जो ग्रोथ हार्मोन है वो लिवर के थ्रू भी काम करता है, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू काम करता है, और वो जो है बॉडी की ग्रोथ को ओवरऑल प्रमोट करता है, ठीक है। देखिए अपना देखिए ये एक चाइल्ड जो है वो चाइल्ड ऑफ द सेम एज के, दोनों बच्चे सेम एज ग्रुप के, एक जो बच्चा है उसमें हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उसकी हाइट नॉर्मल है, दूसरे की हाइट कम है। GHD का मतलब लिखा है ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी के, GHD का मतलब है ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी। कई बार मेडिकल में डॉक्टर पर्चे पे लिख देते हैं GHD के, ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी इसका मतलब है, ठीक है, क्लियर। देख रहे हैं आप। अब आते हैं हम बात करते हैं TSH की बात करते हैं हम के, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं। याद रखिएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान से बात सुनिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितना निकलना है ये डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस से निकलने वाला TRH के, जो TRH है वो है थायराइड रिलीज हार्मोन के, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये डिसाइड करता है, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, डिसाइड करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से अगले भाग से जो है वो कितना जो है वो TSH निकलना चाहिए, उसको ये डिसाइड करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब TSH के प्रभाव में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, और उस स्टिमुलेशन से थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है T3 और T4 के, ठीक है, ट्राईआइडो थायरोडिन के, और जो है वो टेट्राआइडो थायरोडिन जो है उसको रिलीज करती है के। तो हमने कहा T3 और T4 जो है उसको जो है वो TSH जो है वो उसके प्रभाव में थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। T3 और T4 आर द मेन हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड के, और इसके अलावा कुछ मात्रा में कैल्सिटोनिन भी रिलीज होता है, ठीक है। और जो जब कभी ऐसा होता है कि T3 और T4 का लेवल, जब T3 और T4 का लेवल बढ़ने लगता है, नॉर्मल लेवल हो गया तब तक ठीक है, नॉर्मल से लेवल बढ़ने लगा तो ये T3 T4 को सेंस करता है हाइपोथैलेमस, और फिर वो TRH का रिलीज कम करता है। जब TRH का रिलीज कम होगा तो TSH का रिलीज कम होगा, और जब TSH का रिलीज कम होगा तो T3 और T4 का लेवल भी कम हो जाएगा। मतलब देयर इज ए फीडबैक कंट्रोल, पूरा का पूरा एक लूप के रूप में कंट्रोल बना रहता है। आप देखिए ध्यान से, क्या देख रहे हैं आप, थायराइड रिलीज हार्मोन ने प्लस का मतलब बढ़ा रहा है, माइनस मतलब घटा रहा है। थायराइड रिलीज हार्मोन ने जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मोटिवेट किया, उसको प्रमोट किया, उसने TSH को रिलीज किया। TSH के रिलीज होने पर जो है वो T3 और T4 रिलीज हुए। जब T3 T4 रिलीज हुए तो उन्होंने किसको अफेक्ट किया, उन्होंने जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को अफेक्ट किया उन्होंने, और एक लेवल से ऊपर बढ़ने पर उन्होंने उसको इनहिबिट किया और TSH को निकालने के लिए, ठीक है। ये होता है फीडबैक कंट्रोल, ये होता है फीडबैक इनहिबिशन। हार्मोन में आपको ये देखने मिलता है, ये फीडबैक कंट्रोल होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर TSH जो है उसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, T3 T4 का नॉर्मल लेवल क्या होता है। देखिए मैं क्लियर कर दूं आपको कि अलग अलग पैथोलॉजी की रीडिंग थोड़े वेरी करते हैं। किस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेंशन, जब कभी आप थायराइड की रिपोर्ट देखें तो वो बाकायदा लिखते नीचे रिपोर्ट में, चाहे वो आप डॉक्टर लाल से कराए, आप रेनवेक्सी से कराया, SRL से कराया आप, या आप जो है वो जो है किसी भी मेट्रोपोलिस किसी भी अच्छे पैथोलॉजी लैब से आप जब टेस्ट कराते हैं TSH का, तो वो बाकायदा उस इक्विपमेंट का नीचे नाम लिखते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट यूज किया है, और बाजू में एक रेफरेंस रेंज देते हैं कि ये जो होती है नॉर्मल रेफरेंस रेंज के। ये वेरी करती है, ये मशीन वाइज भी थोड़ा वेरी करती है, लेकिन एक एवरेज के यूरोपियन स्टैंडर्ड से बात करें हम, के यूरोपियन मानदंडों से बात करें हम, तो आप बोलोगे सर बार बार आप यूरोपियन और अमेरिकन बात क्यों करते हो, आप कभी इंडियन बात क्यों नहीं करते। कोई कारण ये बेटा, मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो होती है वो यूरोपियन जो है वो हिस्सों में होती है, और कई सारे जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं वो यूरोप या अमेरिका में। जैसे कि हम लोग डायबिटीज के अकेले का जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं ना, तो वी फॉलो द गाइडलाइन ऑफ द ADA, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन को हम इस्तेमाल करते हैं, और उन गाइडलाइन के आधार पर इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन भी अपनी गाइडलाइन को प्रिपेयर करता है, ठीक है। बेसिकली वी आर फॉलोइंग द ADA,
इसके अलावा हम जो है वो एंडोक्राइन सोसाइटी जो है उसको भी फॉलो करते हैं ग्लोबल लेवल पे हम लोग के उससे फिर एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसके अकॉर्डिंग अपना जो है प्रोग्राम तैयार करती है, उसको फॉलो करना होता है। तो दैट इज मेडिकल में आपके पास बाकायदा गाइडलाइंस होती है कि हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट को अपने मन से खोज के नहीं करते हैं, कि हमारे पास फिक्स गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, तो जैसे थायराइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सीरम में टोटल T3 का लेवल कितना है 2.93 पेशेंट का है, जबकि नॉर्मल लेवल कितना होता है ये 2.44 हाईएस्ट होता है और 0.89 मिनिमम होता है, कि मतलब ये नॉर्मल रेंज है। तो मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने कहा कि T3 का लेवल जो है वो T3 का लेवल क्या है वो ज्यादा है यहाँ पे। के T4 फ्री थायरॉक्सिन की बात की, T4 की बात की हमने तो 27.4 जो है पेशेंट का दिखाई पड़ रहा है हमें, और नॉर्मल लेवल कितना होता है 9 से 21 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को, जिस पेशेंट का रिपोर्ट है उसको जो है वो हाई है T4 का लेवल। के TSH के लेवल की हम बात करते हैं तो TSH का लेवल क्या है बेटा 5.55 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। नॉर्मली जो है वो लेवल कितना था जो है वो 35 से लेकर जो है वो 4.94 या 5 मान लेते हैं राउंड फिगर में, इतना नॉर्मल लेवल होता है। तो यहाँ TSH भी हाई है, के मतलब TSH का लेवल हाई है। क्या मालूम चला कि रिपोर्ट में मालूम चला कि TSH का लेवल हाई है, इसलिए T3 T4 का लेवल भी हायर साइड बना हुआ है। फिर थायराइड के लिए हम एंटीबॉडी को भी टेस्ट करते हैं, कहीं ऐसा कोई एंटीबॉडी तो नहीं थायराइड को डिस्ट्रॉय कर रहा हो। तो TSH रिसेप्टर के जो ऑटो एंटीबॉडी होते हैं उनका लेवल यहाँ पे नॉर्मल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडी होते हैं वो TSH के रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए TSH का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। और थायराइड जब भले ही TSH का लेवल कई गुना बढ़ गया हो, पर थायराइड उसके लिए नॉर्मल या कम रिस्पॉन्स कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर खत्म हो गए, रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। तो कई सारी थायराइड की बीमारियां ऑटो इम्यून भी होती हैं। जब थायराइड पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे उस पर। अभी इतना समझ गए हम कि अब आप बोलोगे सर इस रिपोर्ट को देखकर क्या मालूम चला कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। के तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा, वो ये है बेटा कि यदि थायराइड TSH का लेवल हायर साइड आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के यदि रिपोर्ट आपने लिया और रिपोर्ट के अंदर आपने देखा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का लेवल हायर साइड है, तो मानकर चलेगा आप कि ये है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब आप बोलोगे कैसे? देखो बेटा, जब थायराइड ग्लैंड कम काम करेगा तो उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, बार अधिक से अधिक स्टिमुलेट करना पड़ेगा। भैया नॉर्मल काम करो। इसका मतलब यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो नॉर्मल से अधिक TSH को रिलीज कर रही है, जस्ट टू मोटिवेट द थायराइड ग्लैंड कि आप T3 T4 का लेवल नॉर्मल मेंटेन करो, बढ़ाओ उसके लेवल को। के मतलब थायराइड ग्लैंड नॉर्मल TSH के लेवल पर ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए TSH का लेवल बढ़ाना पड़ता है, और उसके लेवल बढ़ने पर थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्यूल जो है वो का साइज ही बढ़ने लगता है। तो कई बार लोगों के गले में आपको फूला फूला दिखाई पड़ता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का साइज भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि TSH का लेवल भी बढ़ गया होता है वहां पे। ठीक है, क्लियर? फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल यदि लो है, काफी कम है, मतलब 0.18 के, ठीक है, मतलब बहुत कम है, तो इसका मतलब ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो परेशान है कि वो TSH का लेवल उसने काफी कम कर दिया उसने, लेकिन तब भी थायराइड, और आपने ब्लड टेस्ट किया, आपने देखा रे TSH का लेवल तो 0.1 है, काफी कम आ रहा है, लेकिन T3 T4 का लेवल हायर साइड आ रहा है। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया है, हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH का लेवल कम होगा और हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH का लेवल बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन की, हम कि प्रोलैक्टिन भी कैसे निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला। याद रखिए प्रोलैक्टिन के रिलीज होने में जो है वो डोपामीन के, देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मिल्क का इजेक्शन, मिल्क का बनना, ये सब कैसे होता है, ये फीटल रिफ्लेक्स के बच्चा जब मिल्क को सक करता है तब जो है सडनली मिल्क का रिलीज, मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे ब्रेन का भी एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। तो डोपामीन इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोलैक्टिन रिलीज के। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को देखना है यहाँ पे हमके, और उससे प्रोलैक्टिन निकलता है जो मेमोरी ग्लैंड पर जाकर काम करता है। ठीक है, देखिए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के फंक्शन क्या होते हैं? इट हेल्प्स
इन इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, मैंने लैक्टेशन मतलब है बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने में, उसको इनिशिएट करने में रोल प्ले करता है। इट इंड्यूस डक्टल ग्रोथ एंड लोबुलर एल्वेओलर सिस्टम, जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसकी ग्रोथ को इंड्यूस करता है के, और जो है वो प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड को इस प्रकार डेवलप करता है कि जो है बच्चे को फीड मिल सके। इट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन लाइक केसिन एंड लैक्टोबैसिलस एल्बुमिन के, तो मिल्क जो ह्यूमन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन कैसिन और लैक्टोबैसिलस एल्बुमिन प्रेजेंट है उसको बनाने में रोल प्ले करता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इन कंट्रोल ऑफ द ऑस्मोलिटी, जो मिल्क बन रहा है बच्चा जो फीटस जो मिल्क को पिएगा उसका ऑस्मोटिक लेवल क्या होना चाहिए वो भी प्रोलैक्टिन कंट्रोल करता है। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी के, तो प्रोलैक्टिन जो इसके अलावा दूसरे जो उसके काम है वो क्या करता है बेटा कि प्रोलैक्टिन जो होता है वो सबक्यूटेनियस फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, और ये फीटस के जो लंग्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। जो प्रोलैक्टिन मदर की बॉडी, ऐसा नहीं होता कि जब मिल्क पीना शुरू किया तभी प्रोलैक्टिन निकलेगा के, मदर की बॉडी प्रोलैक्टिन का लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ने लगता है के, तो जो है वो फीटस के लंग्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है के। फिर इट टेक पार्ट इन दी स्टीरियोडोजेनेसिस के, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्राइड फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस एंड ओवरीज के, तो जो स्ट्राइड का फॉर्मेशन एड्रेनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज होता है उसको भी प्रमोट करता है प्रोलैक्टिन। ये इसका एडिशनल काम है। मेन काम इसका किससे जुड़ा हुआ है, वो लैक्टेशन से जुड़ा हुआ है मेन काम इसका, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वेरी आई एम के। जो ACTH होता है बेटा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को मोटिवेट करता है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को जो है वो प्रमोट करता है और उससे हार्मोन को रिलीज करता है, और जो हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से निकलते हैं वो कहलाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जो स्टेरॉइड प्रकृति के, बेसिकली स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन होते हैं। फिर LH एंड FSH के ल्यूटिजाइंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, एक होता है बेटा ल्यूटिजाइन, हमने आपसे कहा ल्यूटिजाइंग हार्मोन के, ल्यूटिजाइंग हार्मोन होता है बेटा, है ना, और दूसरा होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये गोनाड्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे कि ये टेस्टिकल्स पे काम करते हैं, ओवरी पे काम करते हैं, इसलिए इनको हम जो है गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। जब मैं एक वर्ड यूज करूंगा गोनाडोट्रोफिन, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं FSH और LH के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं उन हार्मोन के बारे में बात कर रहा हूं जो टेस्टिकल्स पे काम करते हैं, ओवरी पे काम करते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, गोनाड्स को डेवलप करने में। तो गोनाडोट्रोफिन गोनाड्स पे काम करते हैं, ठीक है। मेल में, इन मेल LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस के। मेल में जो ल्यूटिजाइंग हार्मोन होता है ये बेसिकली क्या करता है बेटा, ये बेसिकली जो है ये काम करता है लीडिक सेल्स पे, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, लीडिक सेल्स बोलते हैं, उन पे काम करता है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिक सेल्स सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती है ना, उनकी जो दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली जगह होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, वहां मिलती है। अब ये कहां पढ़ा है हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ा हुआ है और वहां हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो लीडिक सेल्स है बेटा, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, वो स्टिमुलेट होती है ल्यूटिजाइंग हार्मोन से और वो एंड्रोजन को रिलीज करती है, और एंड्रोजन इज द मेल हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो और एंड्रोजन मिलकर स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए FSH और जो है वो एंड्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है बेटा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। अभी हम किसकी बात करें, वापस से हम लौट के आए बेटा ACTH पे लौट के आए के। हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो एंटेरोपिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, और एंटेरोपिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, ACTH निकलता है जो एड्रेनल ग्लैंड पे जाता है, और एड्रेनल ग्लैंड जो है फिर क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करता है जो कॉर्टिसोल, एंड्रोजन और एल्डोस्टेरोन के फॉर्म में निकलते हैं, यानी कॉर्टिसोल हुआ, एंड्रोजन हुआ, कुछ याद रखिएगा, कुछ मात्रा में एंड्रोजन, कुछ मात्रा में एंड्रोजन आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी निकलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंड्रोजन कहां से निकलता है, टेस्टिकल से निकलता है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा गर्ल्स को, लड़कियों को जो है प्रॉब्लम एक होती है कि उनको जो है वो जनरली आप देखा मिडिल एज में जैसे जो है वो मीनोपॉज हुआ उसके बाद आप देखें कई महिलाओं के चेहरे पे बाल निकल आते हैं, हेयर्स के, थोड़ा सा बियर्ड निकल आता है, थोड़ा सा जो है वो मुस्टेक्स दिखने लगते हैं, तो उसके पीछे कारण ये होता है यही एंड्रोजन का जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकल रहा होता है। तो वैसी कंडीशन में आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए। कई बार देखा होगा गर्ल्स की बॉडी में भी जो है वो कई सारे बड़े सारे हेयर आते हैं, या जहां पे चेहरे पे भी हेयर आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि ये एड्रेनल ग्लैंड के पास से मोर एंड्रोजन रिलीज हो रहा होता है, जो कि मेल हार्मोन के समान होता है, ठीक है।
ये भी गौर किया होगा आपने कि मिडिल एज में आप देखेंगे 40 या 50 ईयर की जब आसपास महिलाएं होती हैं, उनकी वॉइस में भी, आवाज में भी उनकी चेंज आता है। जबकि वो जब वो 25 साल की थी, 30 ईयर्स की थी, तब उनकी वॉइस जो है वो एकदम सॉफ्ट थी, हाई पिच वॉइस थी। लेकिन जब वो 45 की, थोड़ी वॉइस भी उनकी बदल गई है, थोड़ी सी आदमी के समान मेल टाइप ऑफ वॉइस हो गया है। उसके पीछे कारण भी यही एंड्रोजन के, क्योंकि ये मेल हार्मोन है एक तरीके से। तो हम क्या बात करते हैं, कर रहे थे नॉर्मल लेवल में रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल से बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी क्या कहा मैंने आपसे कि जो कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटरपिट्यूटरी ग्लैंड पर असर करता है, उससे एसिटेज निकला और वो एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है। ठीक है, ये बात हमको समझ के फिर अब बात करते हैं हम जो है वो गोनाडोट्रोपिन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाइपोथैलेमस से क्या निकला बेटा, हाइपोथैलेमस से निकला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी यही याद कर लेना, आपके बाद का कोई काम नहीं के। तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, उसके अगले हिस्से पे काम करेगा। उससे क्या निकलेगा, एफएसएच और एलएच निकलेगा। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल पे काम करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा बेटा के विद द हेल्प ऑफ द एंड्रोजन के। और एलएच जो होगा वो लीडिक सेल पे काम करेगा, लीडिक सेल पे काम करके ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन और जो है वो एफएसएच मिलकर सर्टोली सेल को प्रमोट करेंगे और अधिक स्पर्म का प्रोडक्शन होगा उससे। ठीक है, और इनका भी फीडबैक कंट्रोल होगा। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी अधिक बढ़ जाएगा तो फिर ग्रोथ जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और एफएसएच और एलएच भी कम रिलीज होगा के। तो इसका ही बाकायदा बेटा फीडबैक कंट्रोल रहता है। ठीक है, फीमेल्स में यदि हम बात करें तो फीमेल्स में तो आप समझ लीजिए कि फीमेल्स की पूरी लाइफ, फीमेल्स की पूरी लाइफ जो है वो हार्मोन के आर्केस्ट्रा से सबसे अधिक अफेक्टेड होती है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कई बार कि लड़कियों के मूड का भरोसा नहीं है, महिलाएं आप समझ नहीं सकते। एक्चुअली लोगों ने उसको साइकोलॉजिकल कनेक्ट किया है, पर ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मून होता है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा के अपने अलग अलग फेज होते हैं कि जो है मून है बढ़ना शुरू करता है, फुल मून होता है, फिर वो घटना शुरू करता है। वैसे ही महिलाओं के भी जो है वो हर दिन आप देखेंगे कि उनमें बिकॉज दे हैव कंटिन्यूअस ऑक्सीलेशन इन द हार्मोन लेवल। आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बकायदा हार्मोन्स के लेवल फ्लक्चुएट करते हैं। आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल देखिए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखिए, एफएसएच का लेवल देखिए, एलएच का लेवल देखिए। तो बकायदा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स के लेवल फ्लक्चुएट करते हैं। फिर देखेंगे आप तो वो जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये मूड को भी अफेक्ट करता है। कई सारी रिसर्च ऑलरेडी चल रही है आप इस पर, और ये कहता है कि एक्चुअली में दिस हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ए फीमेल की लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी मैं आपसे जो कह रहा था यहाँ पे कि एफएसएच और एलएच होते हैं, दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फॉलिकल जो ओवरियन फॉलिकल होते हैं उनको स्टिमुलेट करना, उनको जो है वो ओवुलेशन के लिए तैयार करना, कौन काम करता है, वो काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है। फिर उन फॉलिकल से जो है वो ओवुलेशन कराने में कौन रोल प्ले करता है, एलएच ल्यूटिनाइन हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, फिर प्रोजेस्टेरोन हुआ के एस्ट्रोजन हुआ, तो देयर आर, तो मतलब ये है कि फीमेल के अंदर जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ये पूरा है उनको बकायदा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो कंट्रोल रखते हैं। अब इसको भी डिटेल में कहां पढ़ा हुआ है हमने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन फीमेल द एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन, मैंने कहा ना कि हम इसको एलएच सर्ज कहते हैं, याद आया आपको, एलएच सर्ज वर्ड हमने यूज किया था। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा याद रखो, पिछला भूलना नहीं है, पिछला भूलोगे तो पिटाई लगेगी। पिछला पढ़ा हुआ भूलना नहीं है आपको। ठीक है, तो मैंने कहा एलएच जो है वो ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, फुली मैच्योर फॉलिकल जो होते हैं उनसे ओवुलेशन रिलीज करता है। और ये जो फॉलिकल मैच्योर कैसे हुए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट किया है। और ये जो एलएच होता है ये कार्पस लूटियम को भी मेंटेन रखता है, और कार्पस लूटियम इज द सोर्स फॉर द प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, जो कि ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल से, जो ओवुलेशन के बाद बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट होता है। और कार्पस लूटियम भी एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है बेटा जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। ठीक है, एफएसएच जो होता है ये ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। मतलब ये है कि फीमेल्स के अंदर जो ल्यूटिनाइन हार्मोन एलएच था उसने मैच्योर फॉलिकल से उसने जो है ओवुलेशन करवाया, ओवुलेशन करने के बाद बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल को उसने जो है कार्पस लूटियम में कन्वर्ट भी कराया, और उस कार्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया। मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जो है वो ओवरियन फॉलिकल को मैच्योर किया, डेवलप किया उसको। ठीक है, क्लियर।
अब बात करते हैं कि जो हमारी मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो हमने कहा आपसे कि जो आपका पार्स इंटरमीडिया है, उससे क्या निकलता है? उससे निकलता है बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच निकलता है, जो स्किन के पिगमेंटेशन के लिए, स्किन की डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसका स्टिमुलेशन कैसे होता है? यूवी लाइट से होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसको लिए अपने आप को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो केराटिनोसाइट है वो जो है उसको एक्सेप्ट उसको जो है वो कैप्चर करते हैं और उससे कुछ केमिकल निकलते हैं जो एमएसएच के रिलीज होने को बढ़ावा देता है। ठीक है, एमएसएच एक्ट ऑन दी मेलानोसाइट। एमएसएच जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो मेलानोसाइट पर एक्ट करता है बेटा, जो मेलानिन कंटेनिंग सेल होती है, एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, और स्किन के पिगमेंटेशन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर आते हैं बेटा हम ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन दी, कहां से निकलता है ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन निकलता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ऑक्सीटोसिन के। ये क्या काम करता है? इट एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द आवर बॉडी, हमारी बॉडी के स्मूथ मसल पे काम करता है और उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो तैयार करता है, स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन के। फीमेल्स में ये जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए फीमेल्स में जो मिल्क का इजेक्शन है, देखो फीमेल्स में मिल्क का जो प्रोडक्शन है, ध्यान से बात सुना के, फीमेल्स में मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसका संबंध है प्रोलैक्टिन से, लेकिन मिल्क के इजेक्शन का संबंध है ऑक्सीटोसिन से। आपने देखा होगा कि कई बार गांव के अंदर लोग बाग जो है वो गाय और जो अपना गाय हुआ, भैंस हुआ, उसको दूध निकालने के लिए वो उसको कई बार इंजेक्शन लगाते हैं। कई बार आपने गांव में देखा होगा कि गाय और भैंस को इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन किस चीज के होते हैं? वो इंजेक्शन होते हैं ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क के इंजेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। क्लियर? और इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस को जो है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन के थ्रू ही आते हैं। इसलिए कभी जब चाइल्ड बर्थ के दौरान प्रॉपर लेबर पेन नहीं हो रहा होता है तो डॉक्टर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है ताकि लेबर पेन फास्ट हो सके और जो है कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो सके और बच्चा बाहर आ सके। ठीक है, तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में? ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। In females, it stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland। भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, देखिए ना, तो मैंने आपसे कहा कि एक्चुअली में जैसे कैसे काम करता है, तो मैंने कहा नंबर 1 देखिए कि बच्चा जो है सकलिंग स्टिमुलेट नर्व्स एट द निपल के, जब बच्चा मदर के निपल को सक करता है तो उससे क्या होता है? उससे जो है नर्व स्टिमुलेट होती है और ये इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है। कि इसके रिस्पांस में हाइपोथैलेमस जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू जो है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, और ये जो साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ एंटीरियर पिट्यूटरी भी जो है वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है। जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है वो फाइनली कहां पहुंचता है? उसका इफेक्ट पहुंचता है जो है वो मेमोरी ग्लैंड की स्मूथ मसल में पहुंचता है और वहां से फिर क्या होता है? मिल्क को रिलीज होने लगता है। तो ये पूरा है ना, ये पूरा का पूरा जो है, इसलिए जो है जब बच्चा मदर्स मिल्क पीता है ना तो बच्चे का और मां के प्रति जो है बॉन्ड लगातार बढ़ता है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे ब्रेन का एक कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज दी हाइपोथैलेमस। के तो मैंने आपसे क्या कहा, देखिए आप ध्यान से कि मेमोरी ग्लैंड, बच्चा जो है वो निपल को सक कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड की थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंची, हाइपोथैलेमस तक पहुंची, वहां से आप देखिए वहां से जो है क्या निकल रहा है बेटा? ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज करने वाला हार्मोन है, प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन वाला हार्मोन है, दोनों रिलीज हुए यहां से और दोनों ने काम किया, मेमोरी ग्लैंड पे आके काम किया और बच्चा फिर जो है फीड ले पा रहा है। ये मैमल्स की लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीटोसिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो केमिकल लोचे का कारण भी है, यानी जो प्रेम मोहब्बत है के उसका भी एक जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। तो कई सारी मेडिकल रिसर्च इसमें मालूम चला फाइनली कि लव इज एन हार्मोनल अफेयर, के जो प्रेम का होना है वो भी एक हार्मोनल अफेयर है। के जब हार्मोन का सिक्रेशन किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करने की हैबिट हो जाती है, that is again there is a effect of the love हार्मोन के। तो ऑक्सीटोसिन को हम जो है कई बारे में इसे हम क्यूपिड हार्मोन, लव हार्मोन, इस तरह का हार्मोन भी इसको हम कहते हैं। के तो बेसिकली हम इसके लिए लव केमिकल वर्ड भी यूज करते हैं। के तो हम किसी के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन महसूस करते हैं तो दैट इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं बिल्कुल कहता हूं आपसे जो बायोलॉजी है एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो जो केमिकल्स हैं वो केमिकल दे प्ले, बिकॉज बॉडी में यदि नहीं होगा केमिकल, दैट इज अ प्रॉब्लम। के किसी को किसी से कोई मोहब्बत नहीं, कोई किसी से के प्रति कोई भावना नहीं, के एकदम वैराग्य का भाव है, कोई संबंध नहीं किसी से कोई, तो वो आदमी को केमिकल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल है आप, कोई आपको अच्छा लगता है, आप किसी को अच्छे लगते हैं, दैट इज ए नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग। लेकिन
इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कि वो नॉर्मल थिंग आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ में अफेक्ट नहीं करना चाहिए। वो नॉर्मल थिंग आपको पता है कारण कि देयर इज अ केमिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन, लव, बट उसके बाद का तो हमारे हाथ में ना एक्शन, कि हम किस दिशा में चले जाते हैं। क्या हमें 15, 16 साल, 18 साल की उम्र, जब करियर बनाने की उम्र है, तब हमें प्रेम मोहब्बत में पढ़कर अपना करियर बर्बाद कर देना चाहिए और हमको जो है जीवन भर का दुख ले लें हम? कई लोग कहते हैं कि प्रेम में दुख जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सच्चा प्यार किया तो दुख तो होगा। मैं कहता हूं वो प्यार ही नहीं, इसमें दुख ही दुख हो, ठीक है, वो गलत है। वो आप कोई ना कोई दोनों लोगों में से कोई ना कोई ऐसा है जो ओवर सेंटी है, इसका ओवर ऑक्सीटोसिन का लेवल निकला हुआ है, बड़ा हुआ है। मेल फीमेल दोनों में होता है। मेल में चूंकि क्या होता है, मेल में तो अब जो मिल्क तो रिलीज करना नहीं मिल्क में, तो मेल में जो ज्यादा प्रेम करने की हैबिट होती है, समझ के बात को। अरे फीमेल में तो उसके काम बटे हुए हैं, मेल में तो इसका एक ही काम है कि प्रेम कराओ भाई, बस, ठीक है। तो दरअसल तो बात इतनी सी, देखो ये तो मैं आपको बिल्कुल इन ए फनी वे में आपको बता रहा था कि मेडिकल फैक्ट क्या होते हैं इस बारे में, कि डोंट गेट ऑफेंडेड कि मैं आपसे इस तरीके से बता रहा हूं कि एक्चुअली ये फैक्ट है बेटा, ठीक। तो हमको पता होना चाहिए कि विच हार्मोन इज लेबल्ड एज ए लव केमिकल, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट, ठीक है। अब इसको हम अच्छे भाषा में हम बोलेंगे इट इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल, कि पिता अपने बच्चे की केयर करता है, फादर को अपने बच्चों से प्रेम होता है इफ दे आर हैविंग नॉर्मल और हाई ऑक्सीटोसिन लेवल, ठीक है। फादर जो होता है उसका बच्चे से अफेक्शन, ठीक है। फिर एक व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर की या अपने पार्टनर की जो है वो ध्यान रखता है, कनेक्ट फील करता है, इमोशनली कनेक्ट होता है। दिस ऑल अबाउट द केमिकल्स, इट ऑल अबाउट द केमिकल, ठीक है। चलिए, तो अभी हम चूंकि लेक्चर हमारा एंडोक्राइन पर है, साइकोलॉजी पर लेक्चर नहीं, इसलिए हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, ठीक। पर मैं वही बोलूंगा आपसे कि समझिए, एक डॉक्टर के नजरिए सोचिए कि क्या हो रहा है, ठीक, और उसके बाद फिर चीजों को हमें हमारा नजरिया देखिए। क्या होता है जब हम सीमित सोच में, हम कहते हैं जब हम सीमित दायरे में रहते हैं, सीमित हमारी सोच होती है, तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं। जब हमारी सोच ब्रॉड होती है और हमें सब कुछ पता होता है कि एक्चुअली ये सब चीजों का कारण क्या है, तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, ठीक है ना बेटा। और चूंकि आप देखो, आप मेरी फैमिली के मेंबर जैसे हो, आप मेरे परिवार के हिस्सा हो, इसलिए मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे लाइफ में बहुत से आप है, आप ग्रोइंग एज में बहुत सारे आपको जीवन में चीज़ें देखना बाकी है, अभी आपको बहुत सारे आपको अनुभव होना बाकी है। तो मैं इतना चाहता हूँ कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, चूज केयरफुली बेटा, ठीक है। सब अच्छा होगा, बस केवल आप केयरफुल और अपने गोल को, अपने करियर को अपनी पर्सनल लाइफ से एकदम अलग रखिए। आपके करियर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी पहचान के लिए, और पर्सनल लाइफ है जिसको आपको करियर, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप बातें करवाते रहोगे, मैं बातें करता रहूंगा, ठीक है। वासोप्रेसिन एक्ट मेनली एट दी किडनी। वासोप्रेसिन मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात कर रहे हैं, ये किडनी पे काम करता है। इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डिस्टल टिब्यूल, डीसीटी पे काम करता है, और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, के, और ये वाटर के लॉस को कम करता है, और मतलब ये जो है वो थ्रू दी डायूरेसिस के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो क्या होता है, ये यूरिन से के बाहर निकलने को, तो इसलिए इसको हम कहते हैं, ये डायूरेसिस को कम करता है, इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि डायूरेसिस का मतलब है यूरिन से बाहर निकालना, यूरिन का फॉर्मेशन, किसको, इसमें ये वाटर कंटेंट कम करता है, सॉल्ट कंटेंट कम करता है, कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट वाटर का लॉस ना हो। मान लीजिए अब कभी एडीएच की डिफिशियंसी होती है, इसका लेवल नीचे गिर गया के, तो उससे क्या होता है कि उससे क्या होगा बेटा, उससे जो है यूरिन होगा वो माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन का, या जो है वो हाइपोटोनिक यूरिन बाहर निकलेगा, और उससे क्या होगा, जब यूरिन अधिक बाहर निकलेगा तो आपको वाटर का पानी, शरीर में वाटर की कमी होने लगेगी। तो चूंकि यूरिन डाइल्यूट बाहर निकल रहा है, क्योंकि एडीएच की कमी हो गई है, तो बार बार पानी पिएगा पेशेंट, व्यक्ति को बार बार प्यास लगेगी, उसको पॉलीडिप्सिया, ठीक है, और यूरिन बार बार जाएगा वो। तो हमने आपसे कहा कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर इंसुलिन इन्वॉल्व नहीं है, फूड मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे सारा गड़बड़ क्या हुआ, वो एडीएच कारण हुआ। तो इसको बोलते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, इसको हम डायबिटीज
इंसिपिडस के, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में का संबंध होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से होता है, एडीएच से होता है। जब एडीएच का लेवल कम होता है तो जो है यूरिन, डाइल्यूट यूरिन बाहर निकलता है, इसलिए व्यक्ति बार बार पानी पीता है, पॉलीडिप्सिया हमको देखने मिलता है। तो इसका संबंध डायबिटीज मेलाइटस से नहीं है। मेलाइटस का मतलब होता है हनी, मेलाइटस जो मेलिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हनी। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब है मीठा, जो शुगर से जुड़ा हुआ है वो डायबिटीज मेलाइटस है, जिसको हम कॉमनली डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो इसका संबंध किससे होता है? एडीएच से होता है बेटा, ठीक है, क्लियर। तो क्या देखा हमने? पोस्टीरियर से एडीएच या वासोप्रेसिन निकलता है जो वास्तव में किडनी पे काम करता है, किडनी में डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और ये जो है वो वास्तव में जो है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लियर। तो आप फटाफट हम एक ब्रीफ रिव्यू देखते हैं, फटाफट हम टेबल इसके स्क्रीनशॉट लेना बेटा। इसका के रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से क्या निकला, ठीक है, पोस्टीरियर देखा हमने, तो मैंने कहा जो एडीएच निकला वही एडीएच स्टोर हुआ पोस्टीरियर ग्लैंड के पिछले हिस्से में, और उसने किडनी पे, स्वेट ग्लैंड पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम किया, वाटर बैलेंस किया उसने के। फिर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हमने आपसे कि वो कहाँ से निकला, वो भी कहाँ से निकला, वो निकला बेटा पोस्टीरियर ग्लैंड से निकला, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है चाइल्ड बर्थ में, और मिल्क के इंजेक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर दूसरा हमने लिया स्क्रीनशॉट बेटा, एंटर पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें आप, तो देखिए हाइपोथैलेमस से जैसे ग्रोनोटा में रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, और देखिए आप किससे एलएच निकला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करेगा। वैसे ही हमने देखा कि एफएसएच निकलेगा, वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करेगा, कि सबके काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस टेबल में हमने जो कुछ पढ़ाया आपको, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस सिंगल टेबल के। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हो सके प्रिंट आउट लेके दीवार पर सामने लगा लीजिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, क्लियर। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने बात किया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.